नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति और उसमें हमने 2D आकृतियाँ जो थी उनके लिए हमने कंप्लीट कर ली थी। अपनी क्षेत्रमिति का पार्ट 2D जो था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था और अब 3D स्टार्ट कर रहे हैं। 2D और 3D के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता भी दिया था शुरू क्लासों में। अब हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज की जो क्लास होगी वो अपनी 3D आकृतियों के लिए होगी। अब देखिए 3D में कौन कौन से थे, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे थे। शुरू क्लास में मैंने सारी चीज़ें बताई थी। उसमें घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, आपके प्रिज्म, चतुष्फलक, ये सब जो हैं ये 3D आकृतियाँ हैं और इनका अपन निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये चीज़ें हम करेंगे। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 3D से आ रहे हैं। अपने राजस्थान के अंदर की बात करें तो राजस्थान के अंदर चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट हो, चाहे रीट लेवल सेकंड साइंस के लिए हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो लेवल पेपर फर्स्ट, और चाहे सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड मैथमेटिक्स का सेकंड ग्रेड का पेपर सेकंड पेपर हो, इन सभी पेपर्स में जो है वो 3D से पर्सन जो है वो जरूर आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में 5 से 6% गणित के आते हैं अपने पेपर फर्स्ट में, और उसमें भी अपने को कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार तो 1%, कई बार 2% भी देखने को इसमें मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी करने वाले हो, चाहे वो आपके टीचिंग से संबंधित तैयारी करने वाले हो, चाहे नॉन टीचिंग वाले हों, तो इनसे जो भी पेपर है उसमें अगर मैथमेटिक्स की अगर बात होगी और उसमें अगर क्षेत्रमिति दे रखा है तो उसमें 3D आकृतियाँ जरूर होंगी, और 3D से संबंधित पर्सन है वो सबसे ज़्यादा अपने को मिल रहे हैं। हालांकि 2D से भी आ रहे हैं लेकिन 2D से कम आ रहे हैं, 3D से पर्सन है वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो अपनी 3D को लेकर के है, और इसमें पहला जो टॉपिक होगा वो अपन शुरू कर रहे हैं घनाभ, यानी कि वो आपका घनाभ और घन, घनाभ क्यूबॉइड और घन क्यूब। ठीक है, देखिए क्या है इनमें, बस दोनों को एक ही साथ अपन पढ़ेंगे। घनाभ, घनाभ जो है वो अपने सीधी सी बात यह है कि जैसे अपना कमरा हो तो कमरे के अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी है, और उसमें ऊंचाई भी होती है। तो 3D जो आकृति है ना उसके अंदर 2 विमाओं के अलावा एक तीसरी विमा और आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि उसमें लंबाई चौड़ाई, पीछे हम लंबाई चौड़ाई पढ़ रहे थे, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी, या मोटाई हो जाएगी, या गहराई हो जाएगी। मतलब यह है कि तीसरी विमा इसमें शामिल होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो उसमें केवल 2 ही विमा काम में आ रही थी, इसमें 3 आ रही हैं, इसलिए इनको त्रिविमीय आकृतियाँ भी बोल देते हैं, 3D त्रिविमीय वस्तुएं बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला अपना जो है वो 3D के अंदर घनाभ और घन, ये 2 चीज़ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और दोनों में थोड़ा सा फर्क है। घनाभ जो है उसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है या तो अलग अलग मिलेगी या कोई 2 समान हो सकते हैं, यानी तीनों एक जैसी नहीं होंगी। अगर तीनों एक जैसी होगी तो फिर वो क्या हो गया, घन हो गया। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो गई तो वो घन हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो, मतलब कोई भी 2 बराबर हो या तीनों ही भिन्न भिन्न हो, तो उस समय घनाभ होगा। ठीक है, आकृति बनाए इसकी, तो देखो मैं घनाभ बना रहा हूं। पर्सन इसमें हर टाइप के आए हैं, तो अपने को पूरी बात इसकी पढ़नी है। हर टाइप के पर्सन आए, मैं बताऊंगा सारे पर्सन आज जो मैं करवाऊंगा वो सारे पर्सन जो एग्जाम में आए पर्सन है वो करवा रहा हूं। और देखो इसमें क्या है, देखो ये तो हो गई इसकी घनाभ की लंबाई, ये तो हो गई घनाभ की लंबाई L, और ये हो गई इस घनाभ की चौड़ाई। ये कहने का मतलब ये कि एक डिब्बा है, ठीक है ना, और ये ऐसा है डिब्बा है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो वो अलग अलग है, वो रखा हुआ है ये। ठीक है ना, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर इसी प्रकार से दिखा जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई जिसको अपन B से लिखेंगे ब्रिड्ज, और ये हो गई इसकी हाइट जिसको अपन S से लिखेंगे। ठीक है ना, और मेनली क्या करते हैं कि अपन ये जो भुजा है ना इसको L से लिख देते हैं, इसको B से लिख देते हैं, इसको H लिख देते हैं। तो ज़्यादा अपने को कहीं मिलेगा तो वो इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन कैसे भी हो अपने को तो समझ में आनी चाहिए बात कि ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी, तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं, कोई 2 समान भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन तीनों समान नहीं होंगी। अगर तीनों समान देखो किस में बन रही है, इसमें बन रही है। ये अपना एक घन बना दिया। मोस्टली जो चाक का डिब्बा होता है ना वो घनाकार का ही आता है। तो या हम पासे के बारे में चर्चा करते हैं, कई बार हम पासा देखते हैं तो वो जो है वो भी क्या है, घन ही है, क्यों भी है। इसमें देखो ये लंबाई जो इसकी
ये भी उतनी है। जैसे मान लो कि लंबाई को अपन ए से लिखें तो ये भी ए है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये भी ए है, और ये इसकी ऊंचाई होगी, ये भी ए है। तीनों भुजा क्या हो गई, एक जैसी होगी। इसका मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो वो अलग अलग होंगी, इसमें एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है वो पहले वो देखने अपने को। एक तो इसमें देखो घन के अंदर शीर्ष कितने हैं, शीर्ष जो है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 शीर्ष हो गए, काम आएंगे बीच में। ठीक है, शीर्ष 8। ठीक है, और इसमें इसे किनारे कितने हैं, किनारे या कोर, किनारे और जो कोर हैं वो ये है कि मतलब ये जो जैसे ये एक फलक तो गई ये, और दूसरा ये दोनों जहां पर मिलते हैं ना उसी को बोलते हैं किनारा या कोर। तो घनाभ और इसमें घन के अंदर अपने कमरे के अंदर जो है वो किनारा हम चेक कर सकते हैं। नीचे जहां जहां पर दो दो दीवारें मिल रही हैं वो इसके किनारे हैं। ठीक है ना, उसको कोर भी बोलेंगे, कोर या किनारा। तो वो हम काउंट कर सकते हैं और देखेंगे गिन के, तो प्रत्येक कमरे के अंदर अपने को ये चीज़ें कितनी मिलती हैं, 12 मिलती है। तो किनारे इसमें 12 होते हैं। ठीक है, तो किनारे इसमें भी कितने हैं, 12 ही हैं। ठीक है, और फलक, फेस, फलक कौन से होते हैं, जैसे अपने कमरे की बात करें तो ये कमरे की जो ये दीवार है ना, एक दीवार, ये फलक हो गए, दूसरी दीवार फलक, तीसरी दीवार ये फलक, चौथी दीवार ये फलक, छत है वो एक फलक हो गया, और फर्श है वो एक फलक हो गया। ठीक है, तो फलक कितने हो गए, 6 फलक हो गए। 4 तो इसकी चारों दीवार आ गई, एक फर्श हो गया और एक छत हो गई। तो इसमें भी फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें भी फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। पर्सन में आते हैं ये चीज़ें, जब इनकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस समय। ठीक है, अब विकिरण, एक प्रश्न तो अपने रीट में तो इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है सीधा ही कि विकिरण कितने होते हैं, घनाभ के अंदर या घन के अंदर विकिरण कितने होते हैं। तो घन और घनाभ के अंदर विकिरण जो है वो 4 होते हैं। ठीक है, विकिरण कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब देखो अगर फलक के अंदर खींचे, केवल फलक में विकिरण खींचे तो फलक क्या, फलक तो क्या होगा, अगर घनाभ की बात करें तो इसका जो फलक है वो आयताकार हो जाएगा, रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, और इसका अगर फलक की बात करें तो वो जाएगा वर्गाकार। ठीक है ना, फलक का मतलब ये जो दीवार है वो इस पूरे कमरे को अगर हम घनाभ आकार का माने, ठीक है, तो उस समय ये जो दीवार है वो इसका फलक बनेगी। तो दीवार में क्या हो गई, 2 साइड आ गई, एक तो इसकी जैसे मान लो चौड़ाई आ गई, एक ऊंचाई आ गई, या लंबाई ऊंचाई आ गई, लंबाई या चौड़ाई आ गई, तो कोई भी 2 साइड आई है तो ये क्या हो गया, एक आयत बन गया। ठीक है, तो फलक जो होते हैं वो आयताकार, इसमें आयताकार और इसमें आपके बनेंगे कौन से, वर्गाकार। हो सकता है इसमें कोई एक वर्गाकार भी बैठ जाए। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 साइड बराबर हो जाएंगे तो फिर कुछ इसमें फलक वर्गाकार भी बनेंगे। ठीक है, तो ये बात थी अपनी कि किनारा, शीर्ष, फलक और विकिरण ये सब देख लिए। तो जब फलक होते हैं ना, इन फलक के अंदर बात करें तो फलक क्या होगा, या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। तो उसके अंदर जो विकिरण खींचेंगे तो वो विकिरण केवल 2 आएंगे, क्योंकि आयत में या वर्ग में विकिरण 2 ही आ सकते हैं। भाई फलक है वो इस टाइप का तो बनेगा। ठीक है ना, जैसे दीवार हो गई, दीवार में विकिरण क्या होगा, उस कोने को इस कोने से मिला दो और इस कोने को इस कोने से मिला दो। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, 2 विकिरण हो गए, किसमें, फलक में हो गए। अगर बात करें कि घनाभ के अंदर या घन के अंदर विकिरण कितने आएंगे, तो 4 आएंगे। घनाभ के अंदर विकिरण 4 आएंगे और घन के अंदर विकिरण 4 आएंगे। ठीक है, अब देखो बात आती है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 प्रकार के क्षेत्रफल आएंगे। एक तो आएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको पार्श्व क्षेत्रफल भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, या बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। चारों दीवारों को कह दो, यानी केवल दीवारों का क्षेत्रफल हो गया ये। ठीक है, तो ये घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो ये हो गया। ठीक है, और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में आपका छत भी आ जाएगी और फर्श भी आ जाएगी। तो उस समय कितना होगा, 2 गुना LB BH प्लस HL, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और फिर आता है आयतन। आयतन में क्या होगा, एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एक तो सीधा सूत्र ही हो गया। एक क्या होगा, कई बार अपने को कहेगा कि आधार का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, और ऊंचाई है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो सीधा ये जो है ना, ये LB आधार तो हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही से बात समझ में लेनी है, क्योंकि
प्रश्न आएगा परीक्षा में, उसमें जैसे किसी में ये देगा कि आधार का क्षेत्रफल ये है और उसकी ऊंचाई ये है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, या फिर यूँ कहेगा सॉरी उसका आयतन बताओ क्या होगा, या फिर यूँ कहेगा कि किसी घनाभ का या घनाभाकार के कमरे का जो आयतन है वो ये है और उसके फर्श का क्षेत्रफल ये है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो फिर ये चीज़ जो है घनाभ का जो आयतन निकालना है वो कौन सा, जब क्षेत्रफल दे रखा हो, आधार का क्षेत्रफल दे रखा हो, तो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, उस सूत्र से अपन जो भी चीज़ पूछे वो निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन में करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आयतन क्या हो गया, एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और एक आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और एक आएगा इसमें विकिरण की लंबाई। अब विकिरण सीधा ये नहीं पूछेगा विकिरण की लंबाई कि घनाभ के विकिरण की लंबाई कितनी होगी, इसमें विकिरण जो वो ये पूछेगा कि आपका जो कमरा है उसमें मैक्सिमम अधिकतम लंबाई की कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है ना, अधिकतम लंबाई का कितना बड़ा बांस रखा जा सकता है, ये जो पूछेगा तो वहाँ आप देख लेना कि वहाँ उसमें क्या निकालना है, विकिरण निकालना है। तो विकिरण निकालने के लिए फॉर्मूला होगा √L² + B² + H²। ठीक है, ये 4-5 सूत्र हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, बस ये 4 ही फॉर्मूले हैं, ये 4 अपन को याद रखने हैं। और यही के ये अपन केस में आ जाएंगे, फिर घन के अंदर आ जाएंगे। तो घन के अंदर क्या होगा, घन जो है उसका वही बात है, इसका वक्र पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कह दो या इसका पार्श्व पृष्ठ कह दो, पार्श्व पृष्ठ, या कह दो इसका आपका पार्श्व पृष्ठ हो गया, या चारों दीवार। ठीक है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें तो क्या है कि सारी जो किनारे हैं ना वो बराबर होंगे इसके, तो वो कितना आएगा, क्या था इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई था ना। अब देखो इसमें सारी चीज़ें रखो, L भी A कर दो, B भी A कर दो और H भी A कर दो, तो A रे 2A, 2 × 2 4, 4A × A, तो 4A² हो गया। ठीक है, इसी से बढ़ गए सारे, L B H जो है उसकी जगह पर A कर देना, सभी समान कर देना, अपने आप आ जाएंगे सारे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का जो है वो क्या हो जाएगा, रखो A A² A², तो A², 3A² को 2 से गुणा करो तो 6A²। ठीक है, और फिर आता है आपका आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, आयतन हो जाएगा इसका A⁻³ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई A। ठीक है, और फिर विकिरण की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, √A² + A²। इसको अगर आप निकालोगे तो √3 × A, ये आ गया घन, इसका घन का विकिरण। ठीक है, तो अपने मोस्टली तो सूत्र अपने यही ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ तो यही है, ये 4-5 बार ये फॉर्मूले हम लिखेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब करते हैं इसे क्वेश्चन करेंगे, जब इनमें कुछ चीज़ें और होंगी वो अपन ऐड कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन, ये चीज़ें सारी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, पर्सन एक बार उसमें अपने शायद 2022 के अंदर ही एक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आया हुआ है कि घनाभ के किनारों का योग कितना होगा। ठीक है ना, घनाभ के किनारों का योग कितना होगा, तो वो आया हुआ है, तो उस समय अपने तो किनारों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और किनारे जब ध्यान आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है किनारे ये हो गए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 है, इनको योग कर दो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कर दो, वो किनारों का योग हो गया। लेकिन वो किनारे नहीं, किनारे सारे की बात कर रहा है, तो किनारे कितने हो गए इसमें, 12 किनारे हो गए, तो सभी का योग पूछा है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट से का गलत हुआ था, उसका कारण ये था कि हम किनारों का योग की जो बात करें तो सीधा हमें दिमाग में ये आता है कि तीनों किनारे हैं इसके और इसी का योग कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन था ये आंसर। ठीक है, तो ज़्यादातर ने इनका योग किया और निकला और वही आ गया। ठीक है, तो ये इनके किनारों के शीर्षों की इनकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, वो मैंने एक कारण बताया कि किनारे ये जो चीज़ें मैंने लिखी है क्यों लिखी है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में मैं दोनों को मिला करके करवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन अपन वो नहीं करेंगे कि इसमें घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इधर के इसका आयतन निकालो, परिक्षेत्र क्षेत्रफल निकालो, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले अगर याद है तो ये क्वेश्चन से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हैं, उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना कि घनाभ की विमाएँ दे रखी हैं 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर और गुणा 30 सेंटीमीटर।
ठीक है। और कह रहा है कि उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के, उस घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान करना, ये जो संख्या वाला प्रश्न है ना, कितने, कई बार कहेगा घनाभ को पिघला करके घन बनाए गए हैं, कभी घन को पिघला करके घनाभ बनाया जाएगा, कभी बेलन को पिघलाएगा शंकु बनाएगा। ये जो इस प्रकार के प्रश्न हुआ ना जिसमें संख्या पूछी जाएगी, वो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, यहाँ घनाभ को पिघलाया नहीं गया। घनाभ क्या है, घनाभ दे रखी है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक बक्सा अपने पास जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, और इसके अंदर कह रहा है कि छोटे छोटे बक्से रखने हैं घनाकार के, जिनकी भुजा 6 सेंटीमीटर, बताओ उसमें कितने रखे जाएंगे, वो अपने को ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि घनाभ का पूरा आयतन निकाल लो और एक जो छोटा सा डिब्बा उसका आयतन निकाल लो, पूरे आयतन में छोटे से डिब्बे वाला जो आयतन है उसका भाग दो, अपने आप आ जाएगी संख्या। ठीक है, तो संख्या की जब भी बात होगी ना तो हमेशा याद रखना कि बड़े को छोटे में चेंज किया गया, छोटे को बड़े में चेंज किया गया, तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन का भाग दे देना, संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, क्या कह रहा है, कितने घन रखे जा सकते हैं, तो सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं और इसका, और वो क्या होगा, घन की संख्या, घनों की संख्या। और घनों की संख्या क्या है, बड़ा कोना घनाभ है ना, इसमें रखे जा रहे ना, तो घनाभ का आयतन और बटे घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कितने रखे जाएंगे, यानी बड़ा कोना घनाभ, उस घनाभ के आयतन में घन के आयतन का अपन भाग दे देंगे तो घनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो घनाभ क्या है, 60 गुणा 54 गुणा 30 बटे कितना है भाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो कैसा आयतन, और घन का आयतन भुजा आगे क्यूब, यानी 6 गुणा 6 काट दो, 6 पंजो 30, 6 नवा 54 और 10 की 60, 9 पंजे 45 गुणा 10 450, तो 450 घन उसमें रखे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, एक कमरा 12 मीटर लंबा, देखो क्या है, कमरे की लंबाई दे रखी है, क्वेश्चन सेकंड है अपना, कि कमरे की लंबाई दे रखी है 12 मीटर, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसमें अधिकतम लंबाई, अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो देखो क्या होगा, अब इसमें क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी कमरे में, कहने का मतलब कमरे के अंदर ये पूछ रहा है अपने को कि कमरे के अंदर कितना बड़ा बांस रखा जा सकता है, तो कमरे के अंदर बांस कितना बड़ा रखा जाएगा, जितनी बड़ी उसमें विकीर्ण होगा, यानी विकीर्ण की लंबाई निकाल लो, उतना ही बड़ा उसमें बांस रखा जाएगा। ठीक है, तो बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी, बांस की लंबाई अपने को पता है कि विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करो, वही बांस की लंबाई आएगी, क्या है वो L² प्लस B² प्लस H², ये फॉर्मूला था, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। L कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 12 का 144, 9 का 81 और 8 का 64, जोड़ दो सभी को, 4 5 4 9, 8 14, 4 18 और 289 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा 17 मीटर, तो उसमें 17 मीटर लंबा जो है वो बांस से रखा जा सकता है। ठीक है, तो एक पर्सन ये था, ये पर्सन भी अपना रीट में पूछा हुआ है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है वो देखो, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है अपने को कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा अपने को।
ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न खूब आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, घन, आप दो घन दे रखे ना, एक घन तो मान लेते हैं कि भाई एक घन का आयतन जो है ना वो तो बड़ी ए की क्यूब मान लेते हैं, दूसरा घन है उसकी जो भुजा है वो मान लेते हैं ए स्मॉल ए। भाई बड़ी भुजा घन जो है ना उसका तो हमने मान लिया कि उसकी जो भुजा या है वो तो ए मान ली, या किनारा कह दो कि उस जो बड़ा घन है उसका किनारा ए मान लिया, या चलो यूँ कर लो ना A1/A2 कर लो, ये A1 एक घन का किनारा हो गया, दूसरे का A2 हो गया। ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात दे रखा है, आयतनों का अनुपात मतलब भुजा की क्यूब आयतन तो होता है घन का, तो ये पहले घन का आयतन हुआ, ये दूसरे घन का आयतन हो गया। कितना दे रखा है अपने को, 27/64 दे रखा है। पूछ क्या रहा है अपने को, क्षेत्रफलों का, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का मतलब क्या हुआ कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6A1² बटे 6A2², ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, ये निकालना है अपने को। अब देखो पहले A1/A2 की होल क्यूब कर दूँ इसको, भाई घात 3 इसकी वजह 3 इस पर भी है, 27/64, और इसको भी मैं ये लिख दूँ कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 और 64 को लिख सकते हैं 4, 3/4 की होल घात 3, क्योंकि 3 की घात 3 होंगी 27 और 4 की घात 3 है वो भी 64। ठीक है, अब देखो घातांक का नियम है कि आधार समान है, घातें समान है तो आधार भी समान होगा। तो यहाँ A1/A2 का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, अब एक प्रश्न तो यही बन गया कि अगर घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है तो उसकी किनारों का अनुपात कितना आएगा। अगर उसके घनों का आयतनों का अनुपात 27/64 है तो किनारों का अनुपात 3/4 आएगा। किनारों का अनुपात इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आगे कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ये पूछ रहा ना, मतलब ये हुआ कि 6 गुणा और इसका ये निकालना है ना, तो इसमें सीधी सी बात है कि 6 से 6 कट जाएगा, तो ये तो हो गया A1² बटे 2² हो गया। ठीक है, और A1/A2 का मान कितना है 3/4, और इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो गया 9/16 हो गया। तो इसका क्षेत्रफलों का जो अनुपात वो कितना आ गया 9/16 आ गया। ठीक है, अब तरीका था ये इसका करने का। ठीक है, अब इसको देखो समझते हैं और सीधा दिमाग में किस तरीके से सेट करते हैं। देखो यहाँ पर है, आप देखो ध्यान से कि घन जो आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन में घात कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। क्षेत्रफल में घात कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं, और किनारों में घात कितनी आ रही है, 1। मतलब आयतन में घात 3, क्षेत्रफल में 2, और जो किनारे हैं उनमें 1। अगर आपको ये कहे, घन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, घन और गोले के दोनों के लिए कर लो ये, ठीक है ना। घन के लिए अगर ये कहे आपसे कि घन का किनारा जो है, दो घनों के किनारों का अनुपात दे रखा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो घन के किनारे तो ये है, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, किनारे की घात 2 जाएंगी, तो क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, सीधा घात 2 कर दो उनकी। अगर आयतन की अनुपात पूछे कि भाई दो घनों के किनारों का अनुपात ये है और उसके आयतनों का अनुपात पूछे, तो किनारों का जो अनुपात दे रखा है उसका सीधा घात 3 कर दो। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मैंने क्वेश्चन लिया कि एक घन के दो घनों के किनारों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हुआ, तो किनारों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, सीधा स्क्वायर करो 4:9 हो जाएगा। ठीक है, अगर आयतनों का कहे तो सीधी घात 3 करो, क्योंकि आयतन में घात 3 आएंगे ना, 3 करो तो कितना होगा 8/27। ठीक है, इसी का उल्टा अगर प्रश्न में कहे कि अब अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना तो हम कलम नहीं चलाएंगे, उसमें सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, बस केवल उसको मुख जुबानी अपन इसको सोल्व करते हैं। दो घन है और दो घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया कि 125 अनुपात 216। ठीक है, ये क्या कह रहा है, घनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात दे रखा है, प्रश्न में ये कह दिया। ठीक है ना, घनों के आयतनों का अनुपात, चलो थोड़ा अच्छी तरह लिखता हूं, घनों के दो घनों के आयतन का अनुपात या आयतनों का अनुपात। ठीक है, वो कितना दे दिया 125 और 216, 125:216 दे दिया। प्रश्न में क्या कह रहा है
कि एक तो इसका आपको निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात एक तो ये पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है इसके भुजाओं का अनुपात, किनारों का या भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, ये दो चीज़ पूछ रहा है। तो देखो घनों के आयतनों का अनुपात है, आयतनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। आयतनों का अनुपात दे रखा मतलब घात 3 दे रखी है, और भुजा में घात क्या आती है, 1 आती है। तो 3 दे रखे तो सीधा पहले इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। भाई एक बढ़ानी है ना घात, तो एक घात बढ़ाने के लिए 3 घात है, तो एक घात बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। एक घात से 3 बढ़ानी है तो घन कर देंगे। तो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो घात 1 आएगी, तो इसका जो घनों का आयतनों का दे रखा है, आयतनों के अनुपात का घनमूल निकाल देंगे। तो 125 का घनमूल होगा 5 और 216 घनमूल होगा 6। ठीक आ गया घनमूल। तो भुजाओं का अनुपात तो कितना आ गया, 5:6 आ गया। क्षेत्रफलों में क्या होता है, क्षेत्रफलों में भुजाओं का स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 25/36। स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, 6 का 36। ठीक है, तो दोनों बात हो गई। अगर आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात तो भुजाओं का स्क्वायर कर दो, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और आयतन में घात 3 आती है। ठीक है, भुजाएं घात 3 कर दोगे तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा। आयतनों का अनुपात दे रखा है तो पहले आयतनों से अपन भुजा निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि आयतनों का अनुपात दे रखा है तो उसकी घनमूल निकाल देंगे तो अपने पास भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। फिर क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, कई बार अपने को क्या कहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा तो क्षेत्रफलों का दे रखा तो भी पहले भुजाओं का अनुपात निकलेगा। क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में घात 2 आती है ना, तो घात 2 आती है तो इसके लिए अपना वर्गमूल निकाल के एक घात निकाल लेंगे। ठीक है, एक घात निकालेंगे तो वो क्या जाएगी, भुजा आ जाएगी, और फिर भुजाओं से फिर आयतन निकालना है तो घात 3 कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो प्रश्न अगर इस टाइप का आता है तो हमें उसमें सीधा आंसर टिक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन और भी जो है वो अपन किताब में मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई भी किताब उठा के उसमें करें और उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी बात। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक प्रश्न और है, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब भाषा बड़ी लिख रही है, बाकी क्वेश्चन बड़ा नहीं है। क्या दे रखा है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। लकड़ी के टुकड़े की सतह क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, छोटे घनों में काटा गया है। तो लकड़ी के टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ, अनुपात पूछा है। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले ये देखो कि 9 सेंटीमीटर भुजा का कोई लकड़ी का घन है और उस लकड़ी के घन को काटा गया है, और क्या किया गया है, काट करके 3 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए गए उससे। ठीक है, जैसे ये अपने एक लकड़ी का घन हो गया और इससे काटा है तो 9 सेंटीमीटर का था ना ये, तो 3 सेंटीमीटर के घन बनाए गए हैं। ठीक है, ये तो एक साइड दिखाई मैंने। ठीक है, तो कह रहा है कि इस लकड़ी का जो घन है एक बड़े वाला उसका क्षेत्रफल, और इससे छोटे छोटे कुछ कितने बढ़ेंगे, पहले वो भी देखना पड़ेगा कितने बढ़ेंगे। वो छोटे छोटे जो बढ़ेंगे उनके क्षेत्रफलों का संपूर्ण पक्ष का क्षेत्रफल, यानी उनकी जितनी भी सतह बनेगी, यानी कहने का मतलब है कि एक का अगर हम निकाल लेंगे संपूर्ण पक्ष का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसको सभी से गुणा कर देंगे जितने बन रहे हैं। ठीक है ना, सभी से गुणा कर देंगे तो अपने पास टोटल आ जाएगा।
ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो एक लकड़ी का था ना उसके साथ में और सभी का जो सतह का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात अपने को निकालना है। तो देखो पहला काम तो अपना ये है कि इसमें बनेंगे कितने, ठीक है, कितने बनेंगे। तो देखो हाँ, पहले तो देखते हैं घनों की संख्या। घनों की संख्या कितनी होगी, घनों की संख्या ये होगी भाई 9 सेंटीमीटर भुजा का घन है ना, तो बड़े वाले घन के अंदर छोटे वाले घन के आयतन का भाग दे दो, तो 9 गुणा 9, क्योंकि बड़े वाले घन का आयतन क्या हुआ, भुजा की क्यूब, तो भुजा क्या है 9 है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, और छोटे वाले की भुजा कितनी 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 3 3 9, सारे कट गए, ठीक है, और कितने आ गए 27 घन आ गए, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या कर रहा है कि लकड़ी का टुकड़ा जो है ना बड़े वाला, तो बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर ही तो होगा, 6 गुणा भुजा कितनी इसकी बड़े वाले की 9, तो 9 का वर्ग 81, 6 और 8 की 48, ये आ गया, ठीक है। और छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर ही है, लेकिन इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, छोटे वाले की भुजा कितनी है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 की 54, ठीक है। ये तो एक का है ना। प्रश्न में क्या पूछा है कि घनाकार लकड़ी का जो टुकड़ा है उसका और जो उससे छोटे छोटे घन काटे गए हैं उनके सभी सतहों का जो योग निकाल लें उसका, और इससे कितना अनुपात आएगा। तो पूछा अपने को ये है कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे सभी छोटे घनों के सतहों या घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। प्रश्न समझो ध्यान से कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका अनुपात किसके साथ निकालना है, छोटे छोटे 27 घन बने हैं, ठीक है ना, उस 27 घनों का जो सभी का और जो क्षेत्रफल है उसके साथ में, और बड़े वाले घन का जो क्षेत्रफल है उसके साथ इसका अनुपात निकालना है। तो बड़े वाले घन का तो आ गया अपने पास, निकाल लिया, कितना आया था बड़े वाले घन का, ये रहा 486, ये तो लकड़ी का बड़े वाला गुटका था ना उसके लिए। फिर इसे बनाया गया छोटे छोटे, एक का कितना आया छोटे वाले का 54, एक जो टुकड़ा ना उसके 54 वर्ग सेंटीमीटर आया, ठीक है ना, 54 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल आया। अब कितने बने हैं ये 27 थे, तो गुणा 27, तो एक का है ना, तो 27 से कितना आ जाएगा 27 गुणा 54। अब कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो भाई, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ही। देखो 9 5 45, 9 और 9 की 9 5 45 और 9 4 36, ठीक है, और 9 3 27, और ये 54 से 54 कट गया, तो 1:3 आ गया, ठीक है। तो जो अनुपात पूछा ना बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लकड़ी के, देखो क्या पूछा, लकड़ी के टुकड़े के सतह का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात वो कितना आएगा, 1:3 आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना मैंने लिखी हैं, प्रश्न सोल्व करते हैं तो अपन इतनी चीज़ें नहीं लिखते उसमें, सीधा अगर ये क्वेश्चन अगर दिमाग में आ गया तो सीधा अपन उसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि उस समय मैंने ये जो बनाई है ना, अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि भी 9 सेंटीमीटर भुजा तक बड़ा है, ठीक है ना। मैं सीधा ये करता कि 9 सेंटीमीटर का तो बड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल तो आ जाएगा 6 गुणा 9 का स्क्वायर, यानी 9 गुणा 9, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर का के छोटे छोटे बनाए गए हैं तो उससे बनेंगे 27, और एक का जो आएगा ना वो आएगा 6 गुणा 3, बस इतना करता और इसका आंसर निकाल देता सीधा, 9 3 27 से 1:3 आ गया। इतनी बातें मैं लिखता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो जब तक अपने को नहीं आ रही ना तब तक ये थोड़े बड़े लग रहे हैं, फिर छोटे छोटे होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई, यानी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स ही हैं, ये चीज़ें अगर दिमाग में तो सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, अगर ये फॉर्मूले वगैरह सब ध्यान में है तो हमें कल ये चलाने नहीं है, बस खाली इतनी सी तो बात लिखनी थी, इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी, और ये भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी माइंडली हो जाएगी, सीधा कलम ही नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी अपने को, सीधा आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये फर्स्ट एड में आया हुआ प्रश्न है ये।
अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है पहले पेपर में। और देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अपना अगला कि एक 6 मीटर चौड़ी, देखो इस टाइप का प्रश्न भी आया, ये भी फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न ही है। और क्या दे रखा है, 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। ठीक है, यदि ये प्रश्न शायद अधूरा रहेगा भाई। अच्छा ठीक है, यदि प्रश्न ये है, यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, किसके लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल सिंचित होगा, देखो प्रश्न को समझो पहले ध्यान से। मैंने कहा था कि घनाभ में सीधे नहीं पूछेगा प्रश्न की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, सीधा आयतन निकालो, इस टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे परीक्षा में। प्रश्न वो इसी टाइप के आएंगे, थोड़ी सी जटिलता बनी हुई आएगी परीक्षा में प्रश्न होगी। देखो क्या कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर है, ठीक है, और उसमें पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। उस पानी से हमें करनी है खेत में सिंचाई, और उस खेत में पानी कितना भरना है, 8 सेंटीमीटर उस खेत में पानी भरना अपने को। ठीक है, तो कह रहा है कि वो 30 मिनट के अंदर कितनी दूर में पानी भरा जाएगा, कितने क्षेत्र में पानी भरा जाएगा, वो अपने पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये है कि 30 जो मिनट है उसके अंदर पानी कितना बहा, नहर में पानी कितना है वो देखें, क्योंकि जो पानी 30 मिनट में आया है वही पानी अपने खेत में गया है। ठीक है, तो देखो पानी क्या दे रखा है अपने को, 30 मिनट में, देखो मैं एक चित्र बनाता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए, हालांकि बनना संभव नहीं है। ये हो गई अपनी एक नहर, ठीक है, और इस नहर की जो चौड़ाई है ना वो दे रखी है अपने को कितनी, 6 मीटर। ठीक है, और गहराई मैं थोड़ी सी यूँ दिखाता हूँ इसको, गहराई को इस टाइप से, ठीक है ना, ये अपनी नहर हो गई, और इस नहर के अंदर, ठीक है ना, ये इसकी गहराई होगी नहर की, ठीक है, ये होगी दीवार टाइप में। ठीक है, और ये इस नहर की गहराई होगी, गहराई कितनी दे रखी है अपने को, ये जो नहर की जो गहराई दे रखी है ना, ये दे रखी है अपने को कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, अब थोड़ी सी कल्पना करें कि जैसे मान लो कि हमारा जो कमरा है ना वही एक घन की दोनों दीवारें हैं, वो तो आ गई, उसकी नहर की दोनों दीवारें आ गई, और ये जो दोनों दीवारों के बीच की जो दूरी है ना वो तो आ गई नहर की चौड़ाई, और कितने ये ऊंचाई है वो आ गई उस नहर की गहराई। ठीक है, अब देखिए कि 30 मिनट पानी कितना है उस नहर में, तो थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि पानी 30 मिनट में, जैसे पानी यहाँ था 30 मिनट बह के थोड़ा आगे चला गया, तो 30 मिनट में पूरा पूरा उसने क्या बना दिया, घना बना दिया, जिसकी लंबाई तो अपने को देखनी है कितनी, 30 मिनट में कितनी दूरी तो गया पानी, वो तो रही उसकी लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई उसकी क्या होगी, जो उस नहर की चौड़ाई है वो उसकी होगी चौड़ाई, और ऊंचाई क्या होगी, जो उस नहर की ऊंचाई है वो, यानी जो गहराई है वो उसकी होगी ऊंचाई। ठीक है, तो अपने को एक तो ये चाहिए कि जो पानी है वो 30 मिनट में कितना बह गया है, इसका मतलब वो उस घनाभ की क्या बनेगी, लंबाई बनेगी। ठीक है, तो देखो 30 मिनट में पानी द्वारा तय दूरी, यानी पानी कितनी दूर तय कर लेता है 30 मिनट में, तो दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय होता ना, तो चाल तो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और इसकी समय कितना है, आधा घंटा ना, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोमीटर उसने पानी, वो 5 किलोमीटर चला गया दिन में, 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। अब ये हुआ कि अपना जो कमरा है ना वो 5 किलोमीटर लंबा बना लो। ठीक है, ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये इसकी गहराई होगी, ये नहर बन गई। अब ये पानी जाना है खेत में, तो पहले तो इसका आयतन निकाल लो,
ठीक है। इस कमरे के अंदर जो कमरा, ऐसा कल्पना करो कि जो लंबाई कितनी है उसकी 5 किलोमीटर है, ठीक है, चौड़ाई उसकी अपनी कितनी है 6 मीटर है, और गहराई उसकी 1.5 मीटर है, ऐसा कमरा है, और उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी जाना है खेत में, ठीक है। तो पहले तो उस कमरे का जो नहर में जो पानी है 30 मिनट में कितना पानी बहा उसका आयतन तो निकल जाएगा आराम से, क्योंकि जितना उस कमरे का आयतन बनेगा वही उस पानी का आयतन होगा, 30 मिनट भाई पानी का आयतन। तो देखो 30 मिनट में, अब मैं सीधा ही कर रहा हूँ इसको, क्या आएगा अपना, सिंचित क्षेत्र में पानी का आयतन बराबर नहर में 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बराबर क्यों आए, क्योंकि जो पानी नहर में 30 मिनट बहा है ना, वही का वही पानी अपने खेत में लिया है, तो खेत में पानी वही तो आया जो 30 मिनट बहा है। तो मैंने ये लिखा कि जो सिंचित किया गया जो क्षेत्र है ना, उसमें जो पानी आया ना, वो पानी कितना है, जो नहर में 30 मिनट बहा वो पानी है। अब इसका तो क्या हो जाएगा कि सिंचित क्षेत्र, इसका मतलब इसका जो सिंचित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, जो भी सिंचित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, और गुणा कितने ऊंचाई तक पानी आया, उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी आया, वो पानी दे रखा है इसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरा उस खेत में। ये तो क्या हो गया, उस खेत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर उसमें पानी भरा है, तो 8 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, क्योंकि सारी मीटर में दे रखे आगे, सॉरी किलोमीटर में दे रखे क्या, चलो पढ़े एक बार, 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और नहर में 30 मिनट में पानी का आयतन कितना होगा, जो मैंने बताया था कि कल्पना करनी है कि वो कमरा कितना लंबा हो जाए, 5 किलोमीटर हो जाए, इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 मिनट में पानी का आयतन कितना हो गया कि 5000 मीटर, तो ये लंबाई ले ली इसने। चौड़ाई कितनी होगी, जो नहर की चौड़ाई वो होगी, और ऊंचाई कितनी होगी, गहराई कितनी होगी, 1.5 होगी, ठीक है, 1.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका क्षेत्रफल तो अपने को पता नहीं है, तो वो किलो में आगे मीटर में आई हुई इकाई तो मीटर में आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, और मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर इसको और 0.08 मीटर कर देता हूँ, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल पूछा आपने, वो कितना क्षेत्रफल आ जाएगा कि ये जो 0.08 है ये गुणा में तो आगे जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 5000 गुणा 6 गुणा 1.5 और बटे में 0.08, ठीक है। और अब देखो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, पॉइंट के बाद ऊपर 1 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, सारे गुणा में है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में अंक काउंट कर लो, क्योंकि जब हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे ना, अंकगणित पढ़ेंगे, वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो एक काम करते हैं, दोनों के बराबर मान लेते हैं, ये भी 2 गए, यहाँ भी 2 गए, अब पॉइंट हटा दो, हट गया। अब नीचे बच गया कितना, 8। अब 8 से कुछ कटे उसको काट दो, पहले 2 बार कट जाएगा, चलो सभी को एक साथ काट देते हैं, इसको रहने दो। 8 जो है इस 8 का भाग इसी में दे देते हैं, तो 8 से 48, 2 और 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40, 625 आ गया। 625 को और अब गुणा कर लो, 625 गुणा 15 6 90, 900 इसको गुणा करोगे ना तो ये 0 0 और 9 पंजो 45, 9 दूनी 18, 4 22 और 9 6 54 और 2 56 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये इतने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी इतने क्षेत्र के अंदर उससे पानी से सिंचाई होगी। लेकिन पर्सन में क्या दे रखा, ऑप्शन में दे रखा हेक्टर में, तो 1 हेक्टर जो होता है ना, हेक्टर क्षेत्रफल इकाई है, ये होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर जो है ना वो 1 हेक्टर के बराबर होता है। तो इसको हेक्टर में बदलने के लिए अपन इसमें क्या दे देंगे, 10,000 का भाग दे देंगे। तो 10,000 का भाग देंगे ना, तो ये जो इकाई है 562500, इसमें 10,000 का भाग दे दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, हेक्टर में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसी सिटी और हेक्टर। तो 1 0 से 1 ये 2 तो 0 कैंसिल हो गई और ये आ जाएगा 56.25 हेक्टर। 56.25 हेक्टर जो ज़मीन है ना उसके अंदर ये पानी की सिंचाई होगी, ठीक है। तो इस टाइप का पर्सन जो है वो
अब यहाँ पर घनाभ बन रहा है, लेकिन वो घनाभ कहाँ बन रहा है ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था। अब देखो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन, अपनी फिर क्लास लंबी हो जाएगी, अगली क्लास में देखते हैं फिर और बाकी के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।